भाग दो। मित्रों, स्टोरी बहुत ही आनंददायक है। कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो मज़ा खराब हो जाएगा। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। इस भाग में मदन सेन किस प्रकार अपनी चतुराई से राजकुमारी के घोड़े को चुराता है ताकि वह राजा के सामने अपना विचार प्रस्तुत कर सके। साधु ने शिकारी से पूछा, तुम्हारे पास यह संदूक कहां से आया और इस संदूक में क्या है? साधु के बात से शिकारी को लगा, इस संदूक में जरूर कुछ ना कुछ रहस्यमय चीजें हैं। अगर मैं साधु को सच बता दूं तो शायद यह मुझे मारकर संदूक छीन लेगा। उसे तरकीब सूझी और वह झूठ बोलते हुए कहा, यह संदूक मुझे पड़ोस की बुढ़िया ने दिया है। इसमें पान है, क्या तुम भी खाओगे? साधु मुंडी हिलाते हुए कहा, मूर्ख मानव, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मेरे पास से तो चले जाओ। शिकारी की तरकीब काम कर गई और वो वहां से चल दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि मदन सेन ने कहा, रुको अम्मा, अब अपनी कहानी बाद में सुनाना। हम लोग नगर में प्रवेश करने वाले हैं। यहां हमें चौकन्ना रहना होगा और शायद तुम्हारी पुत्री भी यहां मिल सके। और वे लोग आपस में बात करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। पर यह क्या, नगर की सड़कों पर काफी भीड़ उमड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि आगे राजकुमारी खड़ी है, जिसे देखने के लिए लोगों के इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। वह हर साल अपने राज्य के सभी गरीब लोगों को धन बांटती है, जिससे उसके राज्य के सभी लोग खुशहाली से रहते हैं। वह बहुत नेक दिल है, वह सभी को एक समान समझती है। राजकुमारी के बारे में इतनी प्रशंसा सुनकर मदन सेन को राजकुमारी को देखने की इच्छा मन में होने लगी। मदन सेन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा कि उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी को एकदम से देखता ही रह गया। ऐसा प्रतीत होता जैसे इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक कभी ना देखी हो। इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री वही हो और मानो और कोई नहीं। और इस प्रकार मदन सेन राजकुमारी को देखकर राजकुमारी को अपना दिल दे बैठे और राजकुमारी के प्रेम में पड़ गए। मित्रों, कहानी के साथ यानी स्टोरी के साथ बने रहिएगा, बहुत ही रोचक है। मित्रों, मदन सेन राजकुमारी से शादी करने के लिए एक तरकीब लगाते हैं। क्या उनकी तरकीब सफल होती है या नहीं? कहानी के साथ जरूर बने रहें। राजा राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि राजकुमारी देखने में कैसी लगती है। मैंने तो उन्हें नकाब में देखा है, अगर नकाब उतारे तो कैसी लगेगी। और वे उनकी यादों में खो जाते हैं। धीरे धीरे सारी भीड़ खत्म हो चुकी थी। मदन सेन और बुढ़िया भी वहां से चल दिए। मदन सेन ने बुढ़िया को कहा, हम इस नगर में एक कुटिया बनाकर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। बुढ़िया मदन सेन की बात से सहमत हो गई और दोनों नगर के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मदन सेन को राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा होने लगी और वह बुढ़िया से कहे, तुम मेरा किसी तरह राजकुमारी से विवाह करा दो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हारा विवाह तो नहीं करा सकती, पर मेरे पास एक उपाय है। शायद उपाय काम आ जाए तो तुम्हारी शादी हो सकती है। मदन सेन मान गया और पूछा, क्या उपाय है, मुझे बताओ। तब बुढ़िया ने बताया, अगर तुम किसी तरह मुझे महल में काम दिला दो तो मैं तुम्हें राजकुमारी की प्रिय चीज यानी राजकुमारी जिस चीज को बहुत चाहती हो, जिसके बगैर राजकुमारी एक पल भी ना रह सकती है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम उसे चुरा लेना। राजा उसे खोजने के लिए अपने पूरे राज्य में घोषणा करा देगा और हो सकता है शायद राजा मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा करे, तो तुम राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेना, तो शायद तुम शादी कर सकते हो। राजकुमार मान गया। अगली सुबह मदन सेन साधु का भेष बनाकर बुढ़िया को अपने साथ लेकर महल में चल दिया। महल पहुंचकर मदन सेन, जो साधु का वेश बनाया हुआ था, राजा से कहा, राजन, यह कैसा अन्याय हो रहा है। हमने सुना है आपके राज्य में कोई गरीब नहीं रहता है, यहाँ सभी खुशहाली से रहते हैं। पर जब मैं आज नगर भ्रमण कर रहा था तो एक गरीब बुढ़िया मिली। मैं सीधा इसे आपके पास ले आया।
शायद आप इसे कोई काम अपने महल में दे सकें। मैंने आपके चर्चे सुन रखे हैं, इसलिए इस विचार में बुढ़िया को आपके पास ले आया। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भाव विभोर हो गया और वह बुढ़िया को काम पर रख लिया और कहा, आज से तुम महल में काम करो, तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी और जो भी तुम्हें चीज चाहिए होगी हमसे कहना, हम तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। राजा के कोमल विचार सुनकर बुढ़िया राजी हो गई और अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके बाद भरी सभा में राजा की जय जयकार गूंज उठी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके पश्चात साधु का रूप धरा मदन सेन राजा की आज्ञा लेकर अपनी कुटिया में वापस लौट आया और बुढ़िया महल में ही रहने लगी। धीरे धीरे उसने महल की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उसने राजकुमारी के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। राजकुमारी अपने घोड़े से बहुत प्रेम करती थी। उसे अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। वह अपने घोड़े को भोजन कराए बगैर खुद भोजन नहीं करती। वह उसे बहुत चाहती थी। बुढ़िया ने सोचा, जिस काम के लिए हम आए थे वह काम पूरा हो चुका है। उसने सोचा, यह सब हमें मदन सेन को बताना चाहिए। और अगली सुबह वह मदन सेन के पास पहुंच गई तथा सारी बात मदन सेन को बताई और कहा, तुम्हें राजकुमारी के घोड़े को चुराना होगा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मदन सेन ने बुढ़िया से कहा, मैं उस घोड़े को पहचानूंगा कैसे? तब बुढ़िया ने बताया, यह काम तुम्हें आज करना होगा। आज रात को दूसरे पहर में तुम महल आ जाना और वहां की दीवार पर चढ़कर तुम इधर उधर देखना। तुम्हें सफेद वस्तु जहां दिखाई पड़ेगी तुम वहां आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और बाकी की जानकारी मैं तुम्हें वहीं दूंगी। अब मैं महल वापस चलती हूँ। यह कहकर बुढ़िया महल चली गई। रात का दूसरा पहर होने को आया। मदन सेन सुनसान रास्ते से होकर महल पहुंच गया और महल की दीवार पर चढ़कर बुढ़िया के बताए अनुसार इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे महल के सबसे ऊंचे छत पर सफेद वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा, शायद बुढ़िया वहां पर है, मुझे वहां जाना चाहिए। और वह चुपके चुपके महल की छत पर पहुंच गया। चांदनी रात थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही मदन सेन सफेद वस्तु के पास पहुंचा, वहां राजकुमारी खड़ी थी। वह अपने और किसी को आता देख पीछे पलटी तो वहां उसने एक युवक को देखा और देखती ही रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते ही रह गए। अगले ही क्षण राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब मदन सेन ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने कहा, मैं दासी हूँ। मदन सेन को उसकी बातों पर शक हुआ। वह देखने में बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसके पोशाक बिल्कुल राजकुमारी के जैसी थी। इसलिए वह भी झूठ बोलते हुए कहा, मैं भी एक दास हूँ। मुझे महाराज ने छत पर मुआयना के लिए भेजा था। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मदन सेन वहां से चला गया और वह इधर उधर बुढ़िया को खोजने लगा। अचानक उसके कानों तक आवाज पहुंची। वह साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। उसे लग रहा था कोई उसे बुला रहा है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा तो उसने सुना, आवाज सुनाई दी, इधर आओ, इधर आओ। यह आवाज बुढ़िया की थी। वह इस आवाज को पहचानता था, इसलिए वह आवाज की दिशा में तेजी से चला गया जहां उसे बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने मदन सेन को बुलाया। राजकुमारी के घोड़े के पास बहुत सख्त पहरा है और तुम्हें उस पहरे के बावजूद उस घोड़े को सैनिकों से नजर बचाकर ले जाना होगा। मदन सेन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस घोड़े को ले आता हूं। बस तुम इशारा करना घोड़े की तरफ और मैं उस घोड़े को ले जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अस्तबल की तरफ चला गया। सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोका। तब मदन सेन ने बोला, मुझे महाराज ने उस अस्तबल का मुआयना करने के लिए भेजा है और अगर तुम लोग मुझे रोकोगे तो तुम्हें इस गुस्ताखी की सख्त सजा दी जाएगी। हो सके तो तुम सब लोग यहाँ से कुछ समय के लिए चले जाओ, क्योंकि
कुछ ही पल में राजकुमारी यहाँ आने वाली हैं। मदन सेन का इतना कहना था कि सभी सैनिक वहां से चले गए। बुढ़िया ने चुपके से घोड़े की ओर इशारा किया। बुढ़िया का इशारा करना था कि मदन सेन घोड़ा ले आया और बुढ़िया ने महल के पीछे वाले रास्ते से मदन सेन को बाहर निकाल दिया और जाने को कहा, और यह भी कहा कि तुम मेरे आने का इंतजार करना, सही समय होने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। मदन सेन ने कहा ठीक है और चला गया। अगली सुबह पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी का घोड़ा चोरी हो गया और महाराज ने ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी के घोड़े को वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही बुढ़िया खुश हो गई। वह मदन सेन के पास पहुंची और सारी बात बताई और यह भी कहा, तुम इतना जल्दी उत्सुक मत होना, राजा की अगली खबर आने का इंतजार करो, मैं चलती हूँ। मदन सेन मान गया और अगली सूचना आने तक घोड़ा पहुंचाने का फैसला नहीं किया। राज्य के बहुत से लोग घोड़े को खोजने की बहुत कोशिश किए पर सभी नाकामयाब रहे। हफ्ते भर बीत गए पर घोड़े की कोई खबर ना मिली। इधर राजकुमारी घोड़े के बगैर ना कुछ खाती ना कुछ पीती, बस रट लगाए बैठी थी, मुझे घोड़ा चाहिए वरना मैं पानी तक ग्रहण नहीं करूंगी। राजा अपनी राजकुमारी के हालत देखकर परेशान हो गया। उन्होंने सभा बुलाई और कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो भी राजकुमारी का घोड़ा वापस लाएगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसे इनाम मिलेगा और वह भी मुंह मांगा इनाम। बुढ़िया फिर से मदन सेन के पास पहुंची और बोली, अब तुम घोड़ा लेकर महाराज के पास जाओ, समय आ गया है, तुम्हें घोड़े को सौंप कर अपना मुंह मांगा इनाम पा सकते हो, तुम राजा से राजकुमारी का हाथ मांग सकते हो। बुढ़िया की तरकीब सफल होते देख दोनों बहुत खुश हुए और घोड़ा लेकर महल की तरफ चल दिया। महल पहुंचकर मदन सेन ने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया और बदले में राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा मान गया और कहा, मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी का हाथ देता हूं, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा करो तो ही मैं राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा सकता हूं। मदन सेन ने कहा, क्या शर्त है, मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा, मैं कल सुबह शर्त को बताऊंगा, पहले यह खबर मैं राजकुमारी को दे आता हूं कि उसका घोड़ा मिल गया है। तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें अपनी शर्त बता दूंगा। मदन सेन राजी हो गया और घर चला गया। इधर महाराज राजकुमारी के कमरे में पहुंचे। राजकुमारी को बताया उसका घोड़ा मिल गया है। राजकुमारी ने यह खबर सुनी तो बहुत खुश हुई, पर अगले ही क्षण अपने विवाह की खबर सुनकर उदास हो गई। पर राजा ने दिलासा देते हुए उसे कहा, मैंने उसे शर्त रखी है और वह शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा, तुम व्यर्थ ही चिंता मत करो। राजकुमारी अपने पिता की बातों से सहमत हो गई और भोजन ग्रहण किया और अपने घोड़े के पास चली गई। शाम हो चुकी थी। मदन सेन सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि राजा की क्या शर्त होगी। इधर राजा परेशान हो रहा था। मैंने शर्त तो रख दी, पर क्या शर्त बताऊं, मुझे खुद मालूम नहीं। अचानक उसे अपने गुरुदेव की याद आई और वह अपने गुरु के पास चला जाता है और सारी बातें वृत्तांत रूप में बताता है। राजगुरु राजा की बात सुनकर बताते हैं कि तुम उसे रूहानी तलवार लाने को बोलना, एक ऐसी तलवार जिसे आज तक कोई नहीं ला सका, जिसे लाने के लिए बहुतों ने अपने प्राण निछावर कर दिए और बहुत लोग लापता हो गए जिनकी आज तक कोई खबर नहीं है, और बहुत से लोगों ने कोशिश की पर आज तक कोई उस तलवार तक नहीं पहुंच पाया, और मुझे पूरा भरोसा है कि वह भी उस तलवार तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे लाना तो दूर की बात है। राजा अपने गुरु के बात से खुश हो गया और बोले, वह तलवार लाना कहां से होगा? तब राजगुरु ने एक नक्शा देते हुए कहा, उस तलवार तक इस नक्शे के जरिए पहुंचा जा सकता है, इस नक्शे को उस युवक को दे देना। राजा अपने राजगुरु को प्रणाम करके महल वापस लौट आया। अगली सुबह मदन सेन महल पहुंचा
और राजा से शर्त पूछा। तब राजा ने शर्त बताते हुए कहा, तुम्हें रूहानी तलवार लाना होगा, एक ऐसी तलवार जो जिस्म तो क्या रूह को भी अलग कर दे। अगर तुम इस तलवार को ला सकते हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा, अन्यथा। मित्रों, कथा की गहराई को देखिए। क्या मदन सेन तलवार को ला पाएगा या नहीं? कहानी में बने रहिएगा। मदन सेन बोला, मुझे शर्त मंजूर है, मैं उस रूहानी तलवार को जरूर लाऊंगा और आपके पुत्री से विवाह भी करूंगा। मुझे आज्ञा दें, अब मैं उस तलवार को लाने के लिए जाता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें तलवार तो 4 माह के अंदर ही लाना होगा। मदन सेन ने कहा, ठीक है, और अपनी कुटिया में वापस चला गया। मदन सेन को देखकर बुढ़िया ने कहा, क्या हुआ, तुम अपना चेहरा क्यों लटकाए हुए हो? तब मदन सेन ने महल में घटी सारी घटना को बुढ़िया को बताया। बुढ़िया रूहानी तलवार के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। ऐसा लगता जैसे उसकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। तुरंत बुढ़िया ने मदन से कहा, हमें उस तलवार के लिए आज ही निकलना चाहिए। तब मदन सेन ने कहा, नहीं, हम उस तलवार को खोजने कल सुबह रवाना होंगे। इस तरह हम थके हाल में नहीं जा सकते हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो, हम कल सुबह ही रवाना होंगे। और दोनों सोने चले गए। अगली सुबह बुढ़िया और मदन सेन दोनों अपने सफर पर चल दिए। चलते चलते काफी समय बीत गया। उन्हें भूख भी लग रही थी। वे इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगे। मीलों दूर पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, इस गांव में जरूर भोजन मिलेगा। यही सोचकर वह लोग तेज कदमों से उस गांव की तरफ चल दिए। उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उन लोगों ने सोचा, इस कुटिया में जरूर कोई होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कुटिया के दरवाजे पर आवाज लगाई, कोई है? क्या मुझे भोजन मिल सकता है? अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आया और बोला, हाँ अवश्य, आइए, मैं आप लोगों को भोजन कराता हूं। ऐसा कहकर बुजुर्ग ने मदन सेन और बुढ़िया को अंदर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। बुढ़िया और मदन सेन ने जी भरकर खाया और अपनी भूख मिटाई। मदन सेन ने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा। बुजुर्ग ने मदन सेन से पूछा, तुम कौन हो और इस काल नगरी के पास क्या कर रहे हो, जहां पर लोग घूमने से भी डरते हैं? तब मदन सेन ने आश्चर्य से पूछा, काल नगरी? क्या है इस नगर में जिसमें लोग जाने से डरते हैं? तब बुजुर्ग ने बताया, तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूं। काल नगरी एक ऐसा नगर है जहां पर दिन में भी जाना खतरा होता है। वहां पर शैतान रहते हैं जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। उस नगरी में कलूटा का राज चलता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, पर नाम तो सबने सुना है। कलूटा को आज तक किसी ने नहीं मार पाया और लगता है कोई मार भी नहीं पाएगा। उसने उस नगर के सभी लोगों को लगभग मार ही दिया है और वहां पर केवल शैतान बचे हैं जो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें भी मार डालेंगे। बात काटते हुए मदन सेन बोला, मित्रों, कथा के साथ बने रहिए। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आप इसको सुनिए और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।